विद्यार्थियों नमस्कार। आपका लघु सिद्धांत कौमुदी की इस क्लास में स्वागत है। हम हल संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और हल संधि में हमने काफ़ी सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। अग्रिम जो सूत्र है वो है मो राजी समः क्वौ क्विबन्ते राजतौ परे समौ मस्य म एव शात सम्राटः। देखिए, क्विप प्रत्यांत। क्विप एक प्रत्यय है जिसके ककार, इकार, पकार की और वकार की इत संज्ञा होकर सर्वापहार लोप हो जाता है, पूरा क्विप का लोप हो जाता है। तो क्विप प्रत्यांत राजी, राजी धातु है जिसमें से राज शेष रहता है। राज धातु परे होने पर समः यानी सम के स्थान पर म यानी मकार आदेश होता है। यदि क्विप प्रत्यांत राज धातु परे हो तो सम के मकार के स्थान पर मकार ही आदेश होता है, अनुस्वार आदेश नहीं होता। ये जो सूत्र है ये पूर्व सूत्र का निषेध करता है, उसका बाध करता है। तो देखिए, सम प्लस राट, जो राट शब्द है ये राज धातु से ही निष्पन्न, इससे बना हुआ है। मौनुस्वार सूत्र से जो है मकार को अनुस्वार प्राप्त होता है, किंतु राज धातु का क्विप प्रत्यांत रूप है और इसके परे होने पर मो राजी समः क्वौ, इस सूत्र से मकार के स्थान पर प्राप्त अनुस्वार आदेश न होकर मकार ही रहता है। तो सम प्लस राट मिला देंगे तो सम्राट रूप सिद्ध होगा। यहाँ ये जो सूत्र है मो राजी समः क्वौ, ये सूत्र मो अनुस्वार सूत्र से प्राप्त मकार के स्थान पर अनुस्वार का निषेध करता है और ये कहता है कि अगर राज धातु क्विप प्रत्यांत परे हो तो मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। तो यहाँ सम प्लस राट मिला देंगे तो सम्राट रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट जो सूत्र है हे हेम परे वा, म परे हकारे परे मस्य मो वा किम हल्यति किम हल्यति। देखिए, मकार परक हे यानी हकार परे होने पर विकल्प से कार्य होता है। क्या कार्य होता है? देखिए कि मकार परक जिसके बाद में मकार हो, ऐसा हकार परे होने पर, हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही होता है। हकार अगर बाद में है तो मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही होता है। तो चूंकि यह सूत्र जो है विकल्प से कार्य करता है तो दो रूप बनेंगे। जहाँ मकार के स्थान पर मकार नहीं होगा वहाँ अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, किम प्लस हिल्यति। यहाँ अनुस्वार को बाध कर इस सूत्र से जो है मकार को, मकार आदेश होने पर किम हिल्यति रूप होगा और जहाँ मकार आदेश नहीं होगा वहाँ अनुस्वार हो जाएगा। तो किम हिल्यति मौनुस्वार सूत्र से जो है अनुस्वार होके और ये रूप बन जाएगा। अगला सूत्र है न परे नः, नकार परे हकारे परे मस्य नो वा स्यात्, कि न परक हकार परे होने पर नकार होता है। अब देखिए इसको और विस्तार से देखिए कि न परक या नकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। किसके स्थान पर? मकार के स्थान पर।
विकल्प से जो है क्या आदेश होता है? नकार आदेश होता है। किम हनुते, यहाँ जो है और उसके कार के बाद नकार है। तो ऐसी स्थिति में इस मकार को विकल्प से मकार ही आदेश होगा। मौन स्वर से अनुस्वार प्राप्त हो रहा है, उसका निषेध करके यह सूत्र जो है नकार आदेश कर रहा है। तो किन्नुते, किन्नुते रूप सिद्ध होता है। और जहाँ ये नकार आदेश नहीं होगा वहाँ इसको मौन स्वर से अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार होने पर किम हनुते रूप सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है ढ सी धुट। डात परस्य सस्य धुड़ वा। डकार से परे सी यानी सकार का अवयव धुट होता है, यानी धुट का आगम होता है। क्या कह रहा है? यदि डकार के पश्चात सकार हो, देखिए, यदि डकार के पश्चात सकार हो तो सकार का अवयव विकल्प से धुट का आगम होता है। धुट में से उटकित संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, ध शेष बचेगा। अब धुट चूंकि टित है तो टित होने के कारण ये कहाँ रखा जाएगा? आद्यंतौ टकितौ। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ये आगे इसका स्थान निर्धारित होता है। इस सूत्र में अभी हमें केवल इतना ही समझना है कि डकार के पश्चात यदि सकार हो तो उस सकार का अवयव विकल्प से धुट का आगम होता है। ये जो आगम होगा ये सकार को होगा, सकार के अवयव के रूप में होगा, और ये जो कार्य होगा ये विकल्प से होगा। तो ऐसी स्थिति में जो धुट होगा, जो ध होगा, वो विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब है कि एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। अब देखिए, ये जो धुट का आगम हुआ ये कहाँ रखें? भाई सड प्लस संत है, तो ये जो आगम हुआ वो सकार के अवयव रूप हुआ। तो इस ध को स से पहले रखें या स के बाद में रखें, तो इसका निर्धारण, स्थान निर्धारित करता है अगला सूत्र आद्यंतौ टकितौ। टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंतावयवौ स्तः षटत सन्तः षट सन्तः। कि टकितौ, टित, टकितौ का मतलब है टित और कित, ट और क इत, जिसमें टकार की संज्ञा हुई हो वो टित, और जिसमें ककार की संज्ञा हुई हो वो कित। तो टित और कित आद्यंतौ, आदि अवयव और अंतावयव होते हैं। देखिए कि दो बातें यहाँ एक साथ बताई जा रही है कि एक तो ऐसे आगम जो टित हो और एक ऐसे आगम जो कित हो। जिसमें टकार की संज्ञा हुई हो वो टित कहलाते हैं, जिसमें ककार की संज्ञा हुई हो वो कित कहलाते हैं। तो जो टित होगा वो आद्यवयव होगा। आद्यवयव का मतलब आदि में, अवयव के आदि में रखा जाएगा। और जो कित होगा वो अंतावयव होगा। अंतावयव का मतलब वो अंत में रखा जाएगा। तो यहाँ जो धुट का आगम हुआ है तो टकार की संज्ञा हुई है, तो टकार की संज्ञा होने के कारण यह टित है, और टित होने के कारण यह आदि अवयव होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो षड संतः है, सकार का अवयव रूप हुआ है, तो सकार के आदि में होगा। तो विकल्प से होगा तो दो रूप बन जाएंगे। कैसे? देखिए, षड संतः है तो धुट का आगम हुआ ढसी धुट से, उठ की संज्ञा होकर लोप हो गया। अब इस धुट को रखेंगे कहाँ? तो इसका निर्धारण करता है आद्यंतौ टकितौ। तो
आदंतव टकितव से जो है ये स के आदि में हुआ, तो षड ध संत है, और दूसरा रूप एजिटीज रह जाएगा, षड संत है। फिर खरीच सूत्र से इस ध को त आदेश हुआ और ड को ट आदेश होगा, तो षट संत है, और जहाँ धुट का आगम हुआ वो हो जाएगा षटत संत। तो देखिए जहाँ धुट का आगम होगा वहाँ तो षड ध और संत है, जहाँ धुट नहीं होगा वहाँ षड संत ही रहेगा। फिर खरीच सूत्र कार्य करेगा, वो सूत्र ध को पहले त करेगा फिर ड को ट करेगा, तो षटत संत है, और अभाव पक्ष में जो है षट संत है, ये रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।